हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज आयकर के बारे में ये वीडियो लेकर के आए हैं, जैसा कि हमने थंबनेल में देख लिया होगा। और समझ लो कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद इनकम टैक्स का पूरा पेपर आपको एक बार को ये लगेगा कि सब पढ़ा हुआ है, चाहे इससे पहले आपने एक अक्षर ना पढ़ा हो। इस वीडियो के बाद आपको सारा का सारा समझ में भी आएगा और आप लिख डालोगे, ओके। क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपके इनकम टैक्स का जो बेस है वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या होता है, किस चैप्टर में क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम का आपका चैनल है। और आपके लिए यहां से अगर आप इसको पूरा कोर्स भी करना चाहते हो तो ऑफिस का नंबर है 9719811101। ये हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, जहां से पीडीएफ नोट्स हैं और ऑनलाइन क्लासेस हैं वो कराए जाते हैं। थोड़ी सी फीस जरूर जाती है इनकम टैक्स की, ओके। तो आइए समझाते हैं भाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आय करके सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है 22 और 23 के लिए। यानी 2022 और 23 का जो सत्र चल रहा है, यानी आपकी परीक्षा 2023 में अगर होती है तो ये प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। तो समझाते हैं भाई। देखो सबसे पहले नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन, कृषि आय किसे कहते हैं। देखो भूमि में कृषि क्रियाओं को करने के बाद में तैयार हुई फसल को बेचने से होने वाली आय कृषि आय कहलाती है, ओके। और कृषि आय का सीधा सा एक फंडा है कि इसमें भूमि की जुताई, खुदाई, निराई, गुड़ाई, बीज बोना, पानी देना इत्यादि ये सब क्रियाएं करने के बाद में जो आय होती है उसी को हम कृषि आय कहते हैं। स्वतः उगाने वाली जैसे झाड़ियां होती हैं, कुछ ऐसे बांस आपने सुना होगा, बैम्बू जिसके लिए हम बोलते हैं, वो अपने आप उगाया, पेड़ पौधे अपने आप उगाए हैं, उनको बेच करके होने वाली आय को कृषि आय नहीं कहते हैं। वो आय जिनमें कृषि क्रियाएं की जाती हैं उन्हीं को हम कृषि आय कहते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स में, ओके। और भारतीय कृषि आय को कर से मुक्त रखा गया है, यानी आय कर से छूट दी गई है। तो चाहे कितनी भी इनकम क्यों ना हो उसमें रिलैक्स मिल जाता है कृषि आय में। धारा 10 के अंतर्गत ये आता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी थोड़ी मैंने अभी बताई दी हैं। और कुछ ऐसी आयों के नाम बताओ जो होती तो भूमि से हैं किंतु कृषि आय नहीं है। देखो भाई भूमि पे कौन कौन सी इनकम हो रही है। स्वतः उग आय, पेड़ पौधों को बेचने से आय, सिंघाड़ा जो होता है उससे आय, मछली पालन से आय, मुर्गी पालन से आय, जगह जगह पर हाट बाजार जो बने हुए होते हैं जमीन पे, वहां पर क्या होता है कि थोड़ा पैसा किराए के रूप में लिया जाता है, उससे आय, ठीक है। पत्थर की खानों से आए, ठीक। और मिट्टी को खोदकर बेचने से आए, ईंट भट्टों के लिए जो मिट्टी है वो दे दी जाती है उससे आए। तो इस तरह की वो कोयला की निकासी से आए, पृथ्वी से निकलने वाले खनिजों से आए, ये सारी वो आय हैं जो हो तो भूमि से रही है लेकिन कृषि आय नहीं है। उम्मीद है रट गया होगा। गैर कृषि आयों के नाम पूछता है, आपको कम से कम नहीं तो 15 पता होना चाहिए। हालांकि मेरे जो पीडीएफ नोट्स हैं उनमें तो कम से कम 20 होंगी, ठीक। हमारे जो नोट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा इजी और सरल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है कर दायित्व किसे कहते हैं, इसका निर्धारण कैसे होता है। कुछ पूर्णतः एवं अंशतः कर मुक्त आयों के नाम लिखो। तो भैया कर दायित्व किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति पर पूरे वर्ष भर इनकम करने के बाद में कितना टैक्स बना, उसको कितना टैक्स पे करना चाहिए, बस वही उसका क्या कहलाता है, कर दायित्व कहलाता है। और इसका निर्धारण कैसे होता है भाई, इसका निर्धारण करने के लिए बेटा पूरी प्रोसेस है, लेकिन यहां संक्षेप में मैं बता दूं। वो जितने भी साधनों से आय कमा रहा है, सबसे पहले वो उसके सब साधनों की आय को जोड़ा जाता है। उन साधनों को की आयों को जोड़ने के बाद में उनसे संबंधित जो खर्चे हैं जिनको आयकर अधिनियम में छूट दी गई कि हाँ भाई ये मान लिया जाएगा खर्चा कि तुम्हारे बिजनेस का खर्चा है, उनको घटाने के बाद में जो आय बचती है वो कुल आय कहलाती है। यानी उसने जितनी भी इनकम की है वो हमारी सकल आय हो गई। और सकल आय में से धारा 80C से लेकर के 80U तक की सारी कटौतियों को घटाने के बाद जो आय बचती है। अब ये कटौतियां क्या होती हैं, कटौतियां का मतलब है कि जैसे हम ये चला रहे हैं, कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, अब यहां पर भाई इनकम भी हो रही है, ऐसा नहीं बहुत लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है वहां से इनकम भी हो रही, लेकिन यहां पर ऑफिस के कर्मचारी हैं, यहां बिजली का खर्चा है, यहां पर एसी का खर्चा है, इसका रेंट है ऑफिस का, सारी चीजों को हम, और ऑफिस में जो लोग आपकी सेवा करने के लिए कर्मचारी लोग लगे हुए हैं, ओके, और जो आपके व्हाट्सएप पे, मेल आईडी पे और तमाम इन जो वीडियोज हैं इनकी एडिटिंग वगैरह करके और आप तक पहुंचा रहे हैं, भाई वो लोग सैलरी भी तो ले रहे हैं, जाहिर सी बात है फ्री में कोई वर्क नहीं करता है, खाना तो देखो सबको खाना है। तो उन सबके जो खर्चे हैं वो घटाने के बाद में जो आय बचती है, फ्रेश आय, जिसको वास्तव में बोलेंगे कि हाँ ये इनकी आय है,
उसी आय को हम कुल आय कहते हैं। और कुल आय पर एक निर्धारित दर से टैक्स लगना क्या कहलाता है, आप समझ गए होंगे, आयकर कहलाता है। ठीक है, सॉरी, कर दायित्व कहलाता है, और वही उनके लिए कर आयकर का रूप होता है। अब कुछ पूर्णता एवं अंशता कर मुक्त आयों के नाम लिखिए। अब ये जो टॉपिक है, कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो बिल्कुल एग्जेम्प्ट हैं। ठीक, कहीं पर पुरस्कार मिलता है, कहीं पर किसी व्यक्ति के लिए कोई विशेष कार्य के लिए दी गई धनराशि है, और LIC से मिलने वाली धनराशि है, और कुछ ऐसी हैं जिन पर एक निर्धारित दर तक, मतलब निश्चित दर तक ही छूट मिली हुई है। तो इनकी पूरी लिस्टें हैं बनी हुई, उन लिस्टों के आधार पर आप देख लेंगे और उनके नाम, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगला प्रश्न है उद्गम स्थान पर कर की कटौती। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी है। उद्गम स्थान पर कर की कटौती का मतलब है कि जहां से हमको पैसा मिलने वाला है वहीं पर इनकम टैक्स पहले ही काट लिया जाए, तो इसको हम कहते हैं उद्गम स्थान पर कर की कटौती। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो कंपनी में अगर 20,000 रुपए तक आपको मिलने हैं तब तक तो वो एक पैसा नहीं काटेंगे इनकम टैक्स का, और 20,000 से जैसे कोई एक भी रुपए होता है वो निर्धारित दर से वहां पर इनकम टैक्स काटना शुरू कर देंगे। और हालांकि अब इनकम टैक्स की जो दरें हैं वो 5 लाख से ऊपर अगर लगती हैं तो आपकी सैलरी 5 लाख हो नहीं रही, तो बाद में वो रिटर्न तो हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो आप ITR भरोगे तो वो पैसा तो वापस आ जाएगा, लेकिन वो पैसा कंपनियां पहले ही काट करके और इनकम टैक्स दे देती हैं कि लो भैया, हमने इस व्यक्ति को सैलरी दी है और इसके हिस्से का ये रहा टैक्स तुम्हारे पास। ओके, और वो व्यक्ति वास्तव में अगर उसकी जो आय है वो करमुक्त है यानी एग्जेम्प्ट है, तो पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको रिफंड कर देता है। ठीक है, तो ये कहलाती है उद्गम स्थान पर कर की कटौती, यानी सीधी सीधी बात, जहां से कोई इनकम पैदा हो रही वहीं पे टैक्स पहले काट लेना, ये उद्गम स्थान पर कर की कटौती कहलाता है। कर के अग्रिम भुगतान को समझिए। कर का अग्रिम भुगतान ये होता है, किसी व्यक्ति को लेता अरे कि मुझे पूरे साल में 2 लाख रुपए इनकम टैक्स बनेगा या 5 लाख रुपए इनकम टैक्स बनेगा, तो वो क्या करता है, एक साथ 5 लाख रुपए पे करना पड़े, उसे बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर वो व्यक्ति हर महीने 10,000, 20,000, 30,000 रुपए का टैक्स चुका करके और अपना काम चला रहा है, इसका मतलब है वो कर का अग्रिम भुगतान कर रहा है, यानी इनकम टैक्स को एडवांस में पे करना कर का अग्रिम भुगतान कहलाता है। अब आप सोचोगे अग्रिम भुगतान करता कौन है? हर व्यक्ति को पता होता है कि मुझ पे कितना इनकम टैक्स लगेगा। ओके, उसके लायर होते हैं, उनके जो वकील होते हैं, वो इसी बात का पैसा लेते हैं और उसके बारे में बताते रहते हैं। कर नियोजन, कर नियोजन का मतलब यह है कि एक ऐसी ठोस योजना बनाना जिससे आयकर के नियम भी ना टूटे और आयकर की बेईमानी भी ना हो और कोई किसी प्रकार का मतलब दंड भी ना मिले। ठीक इस प्रकार की जो योजना होती है वो कर नियोजन कहलाती है। कर नियोजन का सीधा सा एक फंडा है, आयकर की कमजोरियों का इस्तेमाल करते हुए ठीक अपनी टैक्स की बचत कर लेना, यही कर नियोजन कहलाता है। जैसे अगर आप FD कराते हो तो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट है, ओके, यानी छूट मिल जाएगी आपके लिए। अब पता चलता है कि आप कहीं पर FD करा रहे हैं, डाक घर में करवा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में, और पता चला कि आपने 3 लाख रुपए आपकी जो इनकम थी उस पर टैक्स लग रहा था और वो 3 लाख रुपए उठाए और आपने FD करा दी, तो समझ लो टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो कहाँ पहुंच गया, भारत सरकार की किसी संस्था के पास में पैसा पहुंच गया है। अब वहां से आपको ब्याज भी मिलेगा और टैक्स भी नहीं लगेगा। ओके, अब यहीं पर अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम को चोरी करके कम दिखाए कि नहीं हमारी ये तो इनकम ही नहीं है, तो वो क्या होता है, कर वंचना होती है। कर वंचना का मतलब होता है कर की चोरी होती है। ठीक है, तो कर नियोजन वही तरीका है। अब वो जो FD कराइए वो 3 साल बाद में या 5 साल बाद में वहां से आप निकाल लीजिएगा डाक खाने से और पैसा पूरा का पूरा आप इस्तेमाल कीजिए। अब कुछ जो चालाक लोग होते हैं वो हर साल कराते हैं तो 3-4 साल तक तो उनको लगता है अरे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद में क्या है, जितना टैक्स है वो बचता चला जाता है और पैसा है विद इंटरेस्ट निकलता हुआ चला जाता है। आप समझ रहे हो, जमा किया था इस साल निकल आया, पहले जमा किया था फिर अगले साल निकल आया, पहले जमा किया था फिर, यानी जमा करते रहते हैं और निकालते भी रहते हैं, तो उनको ये पता ही नहीं चलता है कि हमने इनकम टैक्स के लिए भी कुछ किया है। ठीक है, और इनकम भी होती है। अन्य साधनों से आय, देखिए आय के 5 शीर्षक हैं। ठीक, उनमें से अन्य साधनों में जो आय है वो 5वां शीर्षक है। इसमें कौन कौन सी आयों को शामिल करते हैं, और जो शुरू वाले 4 शीर्षकों में नहीं है वो इसमें करते हैं। जो वेतन में ना हो, मकान संपत्ति में ना हो, व्यापार पैसे में ना हो, पूंजी लाभ में ना हो, तो वो सब इसमें भर दिया जाएगा। ठीक है, आकस्मिक आय वगैरह सब इसी में आती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वेतन से आप क्या समझते हो, अरे किसी भी कर्मचारी को उसके द्वारा दी गई सेवा के बदले जो कुछ भी दिया जाए, रुपया पैसा दिया जाए, भत्ते दिए जाए, उसे सुविधाएं दी जाए, उन सभी का योग उसका क्या कहलाता है, वेतन कहलाता है।
और बुक में पढ़ोगे तो बहुत टफ लगेगा यार, पता नहीं वेतन में क्या क्या होता है। सीधी बात, किसी भी कर्मचारी के द्वारा दी गई सेवा के बदले में नियोक्ता जो कुछ भी देता है वह सब उसका क्या बन जाता है, वेतन बन जाता है। ठीक है, वेतन में भत्ते तथा अनुलाभों को स्पष्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के भत्ते हैं, पूर्णतः करमुक्त भत्ते, अंशतः करयोग्य भत्ते। अंशतः करयोग्य, अंशतः करमुक्त, ये दोनों एक ही चीजें होती हैं। अंशतः जिसमें लग गया यानी कुछ पार्ट पे टैक्स लगेगा, कुछ पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अनुलाभ भी इसी प्रकार के हैं। तो ये पूरा आपको पीडीएफ नोट्स है या बुक है उसी के द्वारा, या इसका वीडियो जो अलग है इस साल के लिए मैंने सारे हटा दिए हैं, पहला भी दूसरा वीडियो है ये। ठीक है, और विस्तार से अब आगे यहाँ से कोर्स शुरू होगा। इस चैनल को अगर अच्छा लग रहा हो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। मकान संपत्ति से आप क्या समझते हो? मकान संपत्ति देखिए, जब रहने वाले मकान नहीं, वो मकान जो किराए के पर्पज से बनाए जाते हैं बड़े बड़े महानगरों में, और वहाँ से मिलने वाला जो किराया है वो आय का रूप होता है। ये नहीं कि जिस मकान में हम रह रहे हैं उसका एक रूम हमने 2000 में 1500 में उठा दिया और हम कह रहे हैं भाई मकान संपत्ति हमारी हो गई, टैक्सेबल हो गई। तो उसके लिए मैं बताऊँ कोई बेटा नहीं लाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पर उन मकानों की बात सीधी सीधी होती है जो मकान किराए के पर्पज से ही हैं, जैसे होटल्स हैं बने हुए, ठीक है, अगर गेस्ट रूम्स हैं बने हुए हैं, जहाँ किसी व्यक्ति ने अपने मकान बनवाए और उसमें रूम ही रूम उठा दिए हैं इसी पर्पज से कि भैया वहाँ से किराया कमाएंगे, उन मकानों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। और पता चला कि किसी मकान में आप रह रहे हो, इसमें 3 कमरे हैं और एक ये वाला जो पोर्शन है आपने किसी बच्चे के लिए पढ़ने को 1500 रुपये महीने दे दिया है, और आप सोचो कि नहीं भैया मकान संपत्ति आय तो हो रही मकान से, लेकिन इनमें कोई टैक्स नहीं देना चाहता। कौन देख रहा है भाई कौन कहाँ रह रहा है? ओके, और अगर कोई दाता है बहुत बड़ा तो वो बता देगा कि हाँ भाई हम यहाँ से भी इनकम कर रहे हैं, तो भाई वो अपना ऐड कर ले। लेकिन यहाँ पर सीधा सा मकसद ये है कि किसी व्यक्ति ने इसमें इतने रूम बना रखे हैं और सभी लोग इसमें रूमों में किराए पर रह रहे हैं, तो भाई ऐसे मकानों को एक वैलिड मकान माना जाता है। इनकम जो होती है, इनकम का सोर्स होता है। ऐसे मकानों पर टैक्स को नियमानुसार पे करना ही चाहिए। ओके, वरना इनकम टैक्स में बहुत बड़ा दंड मिलता है। और आयकर की चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये देश हित में भी है, समाज हित में भी है, और मतलब इसमें दंड भी मिलता है जो व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो। ठीक है, पेनल्टी भी लगती है, उसे जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। मकान संपत्ति से आय का मूल्यांकन की जो विधि है भैया, टोटल इनकम है उसमें मानक कटौती घटाने के बाद में घटाया जाता है। और यहाँ पर किसी करदाता की निवास स्थान निर्धारण करने के क्या नियम है, दोनों शर्तें देखनी होंगी, आधार शर्त और अतिरिक्त शर्त, और उसी के बेस पे यह तय किया जाता है कि वो यहाँ निवासी है, असाधारण निवासी है या अनिवासी है। कर दायित्व की इनकी गणना कैसे होती है? भाई कंपनियों पर तो देखो टैक्स सीधे ही लगता है, ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति है तो उस पर कर की दरें जो भारत का हमारा अधिनियम है, आयकर अधिनियम, उसके तहत लगते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन बहुत संक्षेप में देख लीजिए, बड़ा बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आयकर की विशेषताएं कौन सी हैं? देखिए, आयकर जो है वो एक केंद्रीय कर है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा एक प्रत्यक्ष कर है, और ये किसी भी व्यक्ति कुल आय पे हमेशा लगता है। आयकर पर निर्धारित दर से कटौतियां दी जाती हैं। आयकर में एक निश्चित सीमा तक टैक्स नहीं लगता है। आयकर की जो दरें हैं वो भिन्न भिन्न हैं। भिन्न भिन्न का मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आयकर की जो दरें हैं वो बढ़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है, और इससे संबंधित और जो वीडियोस हैं वो आप देख लेंगे। हालांकि मैं तो PDF 10-15 कम से कम इनकी विशेषताएं डाली हैं। किसी पूरे चैनल पर घुमाना, पूरे इंडिया के अंदर जितना सॉलिड कंटेंट हमारे यहाँ मिलेगा, मैं नहीं समझता कि आपको कहीं मिल जाए, क्योंकि हाँ यहाँ पर कई बुक्स के द्वारा रिसर्च करके और तब हम कंटेंट लाते हैं जिससे बच्चे का भी कल्याण और हमारा भी नाम हो। ठीक है, अभी हानियों की पूर्ति कैसे की जाती है? हानियों की पूर्ति के संबंध में नियम होते हैं। देखिए, इनकम टैक्स में भी कोई व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है, कहीं से कुछ आय कर रहा है और उससे अगर गत वर्ष में हानि हो गई, तो आयकर कहता है कि भाई तुम सबसे पहले अपनी हानि की भी पूरी कर लो, लेकिन वो हानि ऐसी होनी चाहिए जो वास्तव में पूर्ति करने लायक। तुम सोचो कि तुम तो जुआ खेल रहे हो, ठीक, आप शर्त लगा रहे हो और इस तरह की जो आकस्मिक आय हैं उन पे लॉटरी खेल रहे हो, तो इन चीज़ों की छूट मिल जाए, इन चीज़ों की हानियों की पूर्ति हो जाए, कभी नहीं होगी। वो हानि की पूर्तियां हो सकती हैं जो आप अपने स्थान पर सही हो, आपने पूरा प्रयास किया हो, लेकिन बाजार के कारणों से, सामाजिक कारणों से और प्राकृतिक कारणों से किसी भी हानि को पूरा करना है तो एक वैधानिकता की दृष्टि से वो वैध हो, तभी आप पूरा कर सकते हैं। तो पूर्व के वर्षों में हुई हानि को आगे ले चल के जो लाभ है उसमें से
पूरा करना। अब लाभ में से तुम सोचो पूरा क्या करना होता है, यार लाभ हो रहा है उस पर टैक्स लगेगा, तो भाई टैक्स ना लगाओ, पहले अपनी हानि कर लो पूरी, इसके बाद में जो बचती है उसको टैक्स लगा लो। इसे हम कहते हैं हानियों की। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। जब पेपर दे रहे हो तो मेरे को याद कर लेना, इसमें मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बताया जरूर आ रहे हैं। ये कृषि आय बहुत इंपॉर्टेंट है, कर दायित्व बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। करदाता की निवास स्थान की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। आगे है वित्तीय वर्ष व गत वर्ष। देखिए जो वर्ष चल रहा होता है उसको हम कहते हैं वित्तीय वर्ष, ठीक। ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे दी एंड होता है, और 1 अप्रैल से पूर्व वाला वर्ष जो होता है वो हमारा गत वर्ष कहलाता है, ठीक है। ये क्या है, सकल आय तथा कुल आय। एक व्यक्ति जितने साधनों से इनकम करता है सभी साधनों का योग उसका सकल आय होता है, और कुल आय का यहां पर सीधा सीधा मतलब होता है कि जब 80 से लेकर के धारा 80U तक की कटौतियां उसकी कुल आय में से घटा दी जाती हैं, तो जो उसकी सकल आय में से घटा दी जाती हैं, तो जो शेष आय बचती है वो उसकी कुल आय कहलाती है। कर वंचना का मतलब कर की चोरी करना है, कर बचाव का मतलब है कि कर को बचा लेना है, और कर नियोजन का मतलब है कि ये ऐसी योजना जिससे बहुत कम से कम इनकम टैक्स लगे, ठीक। तो ये तीनों शब्द हैं। कर बचाव ये दंड योग्य नहीं है, कर नियोजन तो बहुत अच्छी चीज है, कर वंचना में किसी भी व्यक्ति के लिए चोरी पकड़ने पर दंड दिया जा सकता है। ग्रेच्युटी, पेंशन, अवकाश ग्रहण, इनकी जो वो है मीनिंग है, ये एकदम सॉलिड लिखना है। ग्रेच्युटी का मतलब है कृपा के लिए जो एक साथ पैसा, जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसके लिए उसके विभाग से मिलने वाला इकट्ठा जो पैसा है वो ग्रेच्युटी के रूप में मिलता है। पेंशन ये जीवन यापन करने के लिए जो आगे की जो समय आ रहा है उसमें खर्च करने के लिए मिलने वाली एक निश्चित धनराशि होती है, जिसे पेंशन। अवकाश ग्रहण, अगर कोई व्यक्ति अपना डिपार्ट छोड़ करके जाता है तो उसके लिए कुछ एक अमाउंट है जो निर्धारित दर से मिलती है, उसे हम अवकाश ग्रहण कहते हैं। प्रोविडेंट फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा फंड, एक ऐसा खाता समझ लीजिएगा कि निश्चित धनराशि हर वर्ष ट्रांसफर होती है और उसे हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड और अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वैधानिक प्रोविडेंट फंड है, और जो चौथा है वो हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। तो ये चारों आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक जरूर आ गया, ठीक है, आ गया समझ लो, ऐसे समझ लो, एग्जाम में आ गया। व्यापार एवं पेशे की आय, अरे बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। व्यापार एवं पेशे का मतलब आप जानते हो, व्यापार किसे कहते हैं, जब हम किसी वस्तु का क्रय विक्रय बार बार करते हैं व्यापार कहते हैं। जैसे ये पेन, एक बार हम इसको खरीद के लाए 50 रुपए में और हमने 100 रुपए में बेच दिया, हम कहें व्यापार नहीं है व्यापार। जब हम इसका धंधा ही अपना लेंगे तो ये व्यापार कहलाएगा। पेशा क्या होता है, विशेष ज्ञान के आधार पर दूसरों को सेवा प्रदान करना, ये पेशा कहलाता है। जैसे इस समय आप लोग तो इनकम टैक्स की बुक लेकर के पढ़ते हो, हम ये पूरा पेपर आपको अपनी तरफ से ही सिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कम से कम कुछ विशेष ज्ञान हमारे पास में होगा, तभी हम इतना बोल पा रहे हैं इतनी देर से। तो यही चीज हमारी पेशा कहलाती है, यानी पेशा विशेष ज्ञान के आधार पर दूसरों की सर्व करना, ठीक है। और इनमें आय की गणना विधि सब जानते हो, ठीक है, इन सब के टोटल कर लिया जाता है और जो खर्चे हैं, मान्य खर्चे, उनको घटा दिया जाता है, शेष जो बचता है आय होती है। आकस्मिक आय, अचानक आय, यानी कहीं पर भैया किसी को पड़ा हुआ धन मिल जाए, गड़ा हुआ धन मिल जाए, किसी का बच्चा खो जाए, वहां से पैसा लेकर के आओ, लॉटरी लग जाए, ठीक है, आपकी कहीं बाजी लग जाए, तो अचानक जो पैसा मिलता है, यानी जिसकी हमको पहले से उम्मीद नहीं होती है, अचानक पैसा मिल जाए, उसको हम आकस्मिक आय कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मानी गई आय, मानी गई आय का मतलब वो इनकम तो दूसरे की है, लेकिन किसी कारणवश आयकर के नियमों के अनुसार वो आप को सौंप दी जाएगी और आप उसके अधिकारी माने जाएंगे, ये मानी गई आय कहलाते हैं। और ये मोस्टली तब होता है कि जो उत्तराधिकारी वगैरह होते हैं, कोई अगर एक्सपायर हो जाए, कोई व्यक्ति पागल हो जाए, तो उसके कारोबार को जब कोई दूसरा व्यक्ति संभालता है तो ये मान लिया जाता है कि वो अब इनकम उसकी होगी। आयकर प्राधिकारी का मतलब सीधे सीधे अधिकारियों से है, जो इनकम टैक्स के लिए पूरा देख रेख करते हैं, कोई कर की चोरी तो नहीं कर रहा है, जीएसटी वगैरह तो नहीं कोई चुरा रहा है, ठीक है। और अर्थदंड का मतलब होता है, सीधे सीधे हम बताएं आपके लिए, पेनाल्टी डालना, यानी रुपए पैसे में दंड डालना, ठीक है। अपील का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति पे आयकर अधिकारी एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते हैं तो वो एक प्रार्थना पत्र देता है अधिकारियों के लिए, समझ लीजिए, चाहे न्यायालय में दे, कहीं दे, यानी एप्लीकेशन दे निवेदन के साथ में, वो चीज हमारी अपील कहलाती। जुर्माना का मतलब तो सीधे अर्थदंड से ही होता है, लेकिन कभी अर्थदंड के नाम से आ जाता है, कभी जुर्माना के नाम से आ जाता है, ठीक है। और कर वसूली क्या होती है, किसी व्यक्ति पर टैक्स हो रहा है और वो टैक्स जमा नहीं कर रहा है, लेकिन उसको पकड़ लेना, और पकड़ के, दो चीजें हैं, उससे जबरदस्ती कर वसूलना या उसको जेल में डालना, ठीक।
तो ये कर वसूली कहलाती है। आय कर का निर्धारण कैसे होता है? अब ये पूरा जो इनकम टैक्स हमने पढ़ा, इन सबको रूल्स और रेगुलेशंस के साथ में फॉलो करना और इसके बाद में ये निकालना कि भाई तुम पे इतना टैक्स बना, यही आय कर का क्या कहलाता है? निर्धारण कहलाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।